नमस्कार। आज हम सार्वजनिक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर से जुड़े कुछ बहुत अहम कानूनी प्रावधानों पर बात करेंगे। खासतौर पर हम उन कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे जो दंगों यानी राइटिंग और बलवा मतलब अफरे और इनसे जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं। हमारे पास भारतीय न्याय संहिता के कुछ अंश हैं, धारा 191 से लेके 195 तक के प्रावधान। तो आज का मकसद है इन धाराओं को थोड़ा करीब से देखना कि भई ये अपराध हैं क्या, कानून इनको कैसे डिफाइन करता है और सजा क्या है इनके लिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। धारा 191 ये दंगे यानी राइटिंग की बात करती है। कानून की नजर में दंगा असल में होता क्या है? क्या सिर्फ भीड़ का इकट्ठा होना ही दंगा है? नहीं नहीं, सिर्फ भीड़ इकट्ठा होना दंगा नहीं होता। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि दंगे की परिभाषा असल में एक विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली से जुड़ी हुई है। आसान भाषा में कहें तो लोगों का ऐसा जमावड़ा जो गैर कानूनी हो या जिसका मकसद ही गैर कानूनी हो। जब ऐसा कोई जमाव या उसका कोई भी सदस्य अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है, तब हम कहते हैं कि दंगा हुआ है। अच्छा, यानी जमाव का गैरकानूनी होना और हिंसा का इस्तेमाल, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसे गैरकानूनी जमाव का हिस्सा है जिसका मकसद हिंसा फैलाना है, तो उस जमाव का हर सदस्य दंगे का दोषी होगा, भले ही उसने खुद पत्थर न फेंको? एबिलिटी के सिद्धांत पर चलता है। अगर आप जानबूझकर उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हैं जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट बल या हिंसा का प्रयोग करना है और उस उद्देश्य के लिए वाकई बल या हिंसा का प्रयोग होता है, तो आपकी सिर्फ मौजूदगी ही आपको दोषी बना सकती है। इसके पीछे सोच यही है कि भीड़ में किसने क्या किया ये साबित करना कई बार मुश्किल होता है, और ये नियम लोगों को ऐसे जमाव का हिस्सा बनने से रोकता भी है एक तरह से। अच्छा, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल एक्ट की बात नहीं है, बल्कि ग्रुप का इरादा क्या है और उसमें आपकी भागीदारी है या नहीं ये देखा जाता है। तो फिर अगर कोई दंगे का दोषी पाया जाता है तो सजा क्या मिलती है? देखिए, धारा 191 का जो उपखंड 2 है उसके मुताबिक सामान्य दंगे के लिए दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों। लेकिन स्थितियां कई बार ज्यादा गंभीर होती हैं। जैसे मान लीजिए दंगा करने वालों के पास हथियार हों, कोई घातक हथियार। क्या कानून इस चीज को भी ध्यान में रखता है? बिल्कुल रखता है, बिल्कुल। धारा 191 का उपखंड 3 खास तौर पर इसी स्थिति के लिए है। अगर दंगा करते समय कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार मतलब डेडली वेपन से लैस है या ऐसी किसी भी चीज से जिससे मौत हो सकती है, अगर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो सजा काफी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? ऐसे केस में सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। 5 साल तक? जी, ये साफ दिखाता है कि अगर हथियार मौजूद हैं तो अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है और कानून इसे ज्यादा सख्ती से लेता है। ये तो हुई दंगे में सीधे शामिल होने की बात। लेकिन क्या सिर्फ दंगे के लिए उकसाना मतलब प्रोवोक करना वो भी अपराध है? जैसे कोई सीधे हिंसा में शामिल ना हो पर उसने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया या कुछ ऐसा किया जिससे दंगा भड़क गया। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए धारा 192 है जो दंगे के लिए उकसाने यानी प्रोवोकेशन फॉर रायट को डील करती है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मतलब मैलिग्नेंटली या फिर गैर जिम्मेदाराना तरीके से वांटनली कोई अवैध काम करके किसी को उकसाता है और उसे पता है या विश्वास करने का कारण है कि इस उकसावे से दंगा होने की संभावना है, तो उसे सजा मिलेगी। अच्छा, यहाँ ये जानबूझकर और गैर जिम्मेदाराना शब्द ये ध्यान देने लायक हैं। मतलब सिर्फ बुरा इरादा ही नहीं, बल्कि अगर कोई बहुत लापरवाही से भी कुछ ऐसा करता है जिससे दंगा भड़क सकता है तो भी वो इसके दायरे में आ सकता है। सही कहा आपने। कानून सिर्फ गलत इरादे को ही नहीं देखता, बल्कि ऐसी लापरवाही को भी गंभीरता से लेता है जिसके नतीजे इतने बुरे हो सकते हैं। ये पब्लिक पीस बनाए रखने के लिए जरूरी है। और सजा? क्या सजा इस बात पर निर्भर करती है कि उकसावे के बाद असल में दंगा हुआ भी या नहीं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। धारा 192 में 2 अलग-अलग सिचुएशन बताई गई हैं। अगर उकसावे के कारण दंगा हो जाता है तब सजा ज्यादा है, 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर उकसावा दिया गया पर दंगा नहीं हुआ तब भी वो अपराध है, पर सजा थोड़ी कम है, 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों।
इससे ये पता चलता है कि कानून उकसावे को अपने आप में गंभीर हरकत मानता है, भले ही उसका नतीजा यानी दंगा न भी निकले। तो हमने देखा कि सीधे दंगा करना या उकसाना दोनों पर सजा है, लेकिन एक और चीज है, धारा 193। ये उन जगहों के मालिकों की जिम्मेदारी की बात करती है जहां ये घटनाएं होती हैं। ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है कि जमीन के मालिक की भी जिम्मेदारी तय की गई है। जी हाँ, ये प्रावधान थोड़ा अलग जरूर लगता है पर बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 1993 उन जमीन मालिकों या कब्जेदारों मतलब ऑक्यूपायर्स पर एक तरह की जिम्मेदारी डालती है जिनकी जमीन पर कोई विधि विरुद्ध जमाव या दंगा होता है। ये सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में एक तरह की कह सकते हैं एक्टिव सिटीजनशिप को बढ़ावा देने के लिए भी है कि लोग अपने आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में मदद करें। तो उनसे उम्मीद क्या की जाती है? क्या उन्हें खुद जाकर भीड़ को कंट्रोल करना होगा? नहीं, उनसे पुलिस का रोल निभाने की उम्मीद नहीं है। उनसे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कुछ बेसिक कदम उठाने की अपेक्षा है। पहला तो ये कि अगर उन्हें या उनके एजेंट या मैनेजर को पता है या विश्वास करने का कोई कारण है कि उनकी जमीन पर ऐसा कोई अपराध मतलब विधि विरुद्ध जमाव या दंगा हो रहा है या हो चुका है या होने की संभावना है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द पास के पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको इसकी सूचना दें। ओके, पहला कदम इन्फॉर्म करना। और अगर उन्हें लगे कि कुछ होने वाला है, सिर्फ शक हो तो दूसरा कदम ये है कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार इसे रोकने के लिए सभी कानूनी तरीकों लॉफुल मीन्स का इस्तेमाल करना होगा। और अगर मान लीजिए अपराध हो ही जाता है तो उसे तितर बितर करने या दबाने के लिए भी उन्हें सभी कानूनी साधनों का उपयोग करना होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है? खासकर अगर कोई छोटा जमीन मालिक है, उसके लिए तो ये काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, कानून कहता है अपनी क्षमतानुसार और सभी कानूनी साधनों का उपयोग। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी है। प्रैक्टिकली इसका मतलब हो सकता है कि वो फौरन पुलिस को बताएं, शायद गेट बंद कर दें या ऐसे दूसरे कदम उठाएं जो सेफ हों और जिनसे सिचुएशन बिगड़ने से रुके। कानून आपसे वो करने को नहीं कहता जो नामुमकिन है, लेकिन लापरवाही या जानबूझकर अनदेखी करने से रोकता है। और अगर वो ये जिम्मेदारियां नहीं निभाते, मतलब ना सूचना दी, ना रोकने या दबाने की कोशिश की, ऐसी विफलता पर धारा 193(1) के तहत उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें 1000 रुपए तक के जुर्माने का जिक्र है। इसमें एक और सिचुएशन भी है। क्या होगा अगर वो दंगा या विधि विरुद्ध जमाव उस जमीन के मालिक या कब्जेदार के फायदे के लिए ही किया गया हो? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और कब्जा करने के लिए भीड़ बुलाई गई हो। जी हाँ, धारा 193 के उपखंड 2 और 3 इसी स्थिति को एड्रेस करते हैं। अगर ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे मतलब बेनिफिट के लिए या उसकी ओर से ऑन बिहाफ ऑफ किया जाता है जो उस जमीन का मालिक या कब्जेदार है या उस जमीन में कोई इंटरेस्ट रखता है या उस अपराध से कोई फायदा उठाता है, और ये मानने का कारण है कि ऐसा अपराध होने की संभावना है, और फिर भी वो व्यक्ति या उसका एजेंट या मैनेजर उसे रोकने या दबाने के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से सभी कानूनी तरीके इस्तेमाल नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इसलिए है ताकि कोई अपनी ही जमीन पर होने वाले उपद्रव से इनडायरेक्टली फायदा न उठा सके और अपनी जिम्मेदारी से बच ना जाए। ठीक है, तो ये जमीन मालिकों की जिम्मेदारी वाला पहलू भी साफ हुआ। अब दंगों यानी राइटिंग से थोड़ा हटकर एक और शब्द पर आते हैं, बलवा, अफरे। सुनने में ये दंगे जैसा ही लगता है, लेकिन धारा 194 इसे अलग से परिभाषित करती है। इसमें और दंगे में मुख्य फर्क क्या है? हाँ, धारा 194 इसे बहुत क्लियरली बताती है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी सार्वजनिक स्थान मतलब पब्लिक प्लेस पर लड़कर लोक शांति यानी पब्लिक पीस भंग करते हैं, तब कहा जाता है कि वे बलवा कर रहे हैं। यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, लड़ाई का सार्वजनिक स्थान पर होना, और दूसरा, उससे लोक शांति का भंग होना। तो इसका मतलब अगर 2 लोग किसी के घर के अंदर लड़ रहे हैं, चाहे जितनी भी मारपीट हो, वो टेक्निकली बलवान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। वो कोई और अपराध हो सकता है जैसे मारपीट, चोट पहुंचाना वगैरह, लेकिन बलवा का अपराध खास तौर पर पब्लिक ऑर्डर के उल्लंघन से जुड़ा है। प्राइवेट झगड़ा तब तक बलवा नहीं बनता
जब तक वो पब्लिक प्लेस पर ना हो और उससे आम लोगों की शांति भंग ना हो। और ये दंगे से कैसे अलग हुआ? दंगे में भी तो पब्लिक पीस भंग होती है। हाँ, होती है, लेकिन दंगे की परिभाषा याद कीजिए, उसमें विधि विरुद्ध जमाव और सामान्य उद्देश्य की जरूरत होती है। दंगा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है या एक ग्रुप द्वारा एक कॉमन इरादे से की गई हिंसा है, जबकि बलवा अक्सर क्या होता है कि दो या कुछ लोगों के बीच अचानक कोई लड़ाई हो गई पब्लिक प्लेस पर और उससे शांति भंग हो गई। इसमें जरूरी नहीं कि कोई पहले से प्लानिंग हो या कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। समझ गया। तो ये कह सकते हैं कि ये दंगे के मुकाबले कम गंभीर अपराध है। हाँ, सजा भी यही दिखाती है। धारा 194(2) के मुताबिक बलवा करने के दोषी व्यक्ति को 1 महीने तक की कैद हो सकती है या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ये पब्लिक ऑर्डर में जो छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होती हैं उनको एड्रेस करता है। चलिए अब आखिरी पहलू पर आते हैं जो इन सभी सिचुएशन से जुड़ा है। जब दंगे, बलवे या विधि विरुद्ध जमाव जैसी हालत बनती है तो पुलिस या दूसरे सरकारी अधिकारी मतलब लोक सेवक अक्सर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आगे आते हैं। अगर कोई उनके काम में रुकावट डालता है या उन पर हमला करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए है धारा 195। ये धारा उन लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स पर हमला करने या उनके काम में बाधा डालने से संबंधित है जो उस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हों, जैसे किसी गैरकानूनी जमाव को तितर-बितर करना या किसी दंगे या बलवे को दबाना। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और कोई उस पर हमला कर देता है। अगर वाकई हमला मतलब असॉल्ट या आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल होता है तो धारा 195(1) के तहत सजा काफी गंभीर है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। और यहाँ ये भी लिखा है कि जुर्माना कम से कम 25,000 रुपये होगा। 25,000 रुपये मिनिमम। जी। ये मिनिमम जुर्माने का प्रावधान दिखाता है कि कानून लोक सेवकों पर उनकी ड्यूटी के दौरान हमले को कितनी गंभीरता से लेता है। ये जानना जरूरी है कि हमला असॉल्ट और आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स, इसमें क्या कोई टेक्निकल फर्क है? हाँ, कानून में थोड़ा फर्क है। आपराधिक बल का मतलब है वाकई में किसी पर बिना उसकी मर्जी के फोर्स यूज करना, जबकि हमला का मतलब है ऐसी तैयारी करना या धमकी देना जिससे अगले को ये डर हो जाए कि उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है। धारा 195 दोनों ही सिचुएशन को कवर करती है। 25,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना वाकई में एक स्ट्रांग मैसेज देता है। और अगर कोई सिर्फ हमला करने की धमकी दे या काम में रुकावट डालने की कोशिश करे बिना एक्चुअली टच किए या फोर्स यूज किए, उसके लिए भी सजा है। धारा 195(2) कहती है कि अगर कोई लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करते समय, जैसे जमाव तितर-बितर करते हुए या दंगा बलवा दबाते हुए हमला करने की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है या आपराधिक बल प्रयोग करने की धमकी या कोशिश करता है, तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये पूरी धारा 195 एक तरह से ये दिखाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों को प्रोटेक्शन देना कितना जरूरी माना जाता है, ताकि वो बिना किसी डर या रुकावट के इन मुश्किल और अक्सर खतरनाक हालात में अपना काम कर सकें और पब्लिक ऑर्डर को बहाल कर सकें। तो आज हमने धारा 191 से 195 तक का एक जायजा लिया। ये धाराएं दंगा, बलवा, उकसाना, जमीन मालिक की जिम्मेदारी और लोक सेवकों की सुरक्षा जैसे कई सारे पहलुओं को कवर करती हैं। एक बात तो साफ है कि कानून अलग अलग लेवल की गड़बड़ी, हिंसा का स्केल, इरादा क्या था और हालात क्या थे, इन सब में फर्क करता है और उसी हिसाब से सजा भी तय करता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात उभर कर आती है वो ये है कि ये प्रावधान पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाते हैं। ये सिर्फ हिंसा को सजा देने तक ही सीमित नहीं है, ये उन फैक्टर्स पर भी ध्यान देते हैं जो इन घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि उकसावा। ये उस माहौल पर भी जिम्मेदारी डालते हैं जहां ये घटनाएं होती हैं, जैसे जमीन मालिक की भूमिका। और साथ ही ये उन लोगों की सेफ्टी भी सुनिश्चित करते हैं जो शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं, यानी हमारे लोक सेवक। हाँ, ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रिवेंशन और जिम्मेदारी तय करने के बारे में भी है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी। चाहे वो दंगे में शामिल होना हो या किसी को भड़काना हो या अपनी प्रॉपर्टी पर हो रहे उपद्रव को नजरअंदाज करना हो, कानून जवाबदेही तय करता है।